हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं नर्सिंग गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर थर्ड की बात करने वाले हैं एम्स पैरामेडिकल के लिए। ठीक है, तो जितने बच्चे अभी एस्पेरेंट हैं एम्स पैरामेडिकल के लिए, तो उन सभी बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लोग को मॉडल पेपर 1 से लेकर स्टार्ट करिए थे और हम लोग 10 तक पहुंचना था, मॉडल पेपर 10 तक पहुंचने थे, जिसमें से आज हम लोग डे थर्ड में यानी कि मॉडल नंबर पेपर जो था वो थर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। और थर्ड में हम लोग देखेंगे सर टॉप 30 क्वेश्चन कौन कौन से थे। एज यू नो पहले ही हम ऑलरेडी डे वन में ही हम लोग बात किए थे सर क्या कि अपने पास जो भी मॉडल पेपर आने वाला है वो लेवल जो उसका लेवल क्या होगा सर, धीरे धीरे उनका इंक्रीज होते जाएगा, है ना। जैसे कि मॉडल पेपर 1 में हम लोग काफ़ी इजी क्वेश्चन हम लोग देखे थे, है ना। फिर हम लोग उससे खासा टफ क्वेश्चन देखे और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले होंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, है ना। यानी कि मॉडल पेपर थर्ड में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी बातों को हम यहाँ पे देखने वाले होंगे सर, समझने वाले होंगे। ठीक है, तो आई होप अपनी जो जितने भी आप लोग नोट्स प्रिपेयर किए थे वो चीज़ आप लोग रिवाइज करके आए होंगे और यहाँ पे हम लोग 1 to 130 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, आपको शॉर्ट में जल्दी से बता दें सर, अभी भी चाहते हो सर क्या टेस्ट सीरीज लेना या फिर अपना बैच अपने पढ़ाई को और अच्छा बूस्ट करना, तो आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप नर्सिंग गुरुकुल पे जाइए और वहाँ से आप इसको टेस्ट सीरीज को ले सकते हो, जिसमें आपको PDF ये सभी सारे PDF 10 PDF आपको मिल जाएंगे और एडिशनल कंटेंट भी मिल जाएगा। वहाँ से अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा ही बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी कि क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर बैठोगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पर है और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, उनके पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट होगा अपने कॉपी में उसको नोट डाउन करते चलिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर क्या कि आउट ऑफ 30 मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये सभी लोग जितने लोग क्लास में उपस्थित हैं सभी लोग का ये जिम्मेदारी होगी सर, ईमानदारी से बताएंगे सर कि 30 में से कितने क्वेश्चन में करेक्ट हो रहे हैं, जिससे आपको एक एनालिसिस हो जाएगा कि हमको और कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है, क्या मेरी प्रिपरेशन सही चल रहा है कि हम इसको और भी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, आई होप कि मेरी बातों से आप सहमत होंगे और हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 1 अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यहाँ से हम अपना देखते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले अपने पास जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना प्लांट से फिजियोलॉजी से बात कर लें। देखो क्या है, द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूसेस द एरोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम द 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज, यानी कि एक ग्लूकोज अणु से वायवीय श्वसन से बनने वाले ATP अणु की संख्या कितनी होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे यहाँ से इसको करेक्ट करके भी आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो जब भी हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे यानी कि ऑन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर कोई रेस्पिरेशन होता है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अगर रेस्पिरेशन हो रहा होता है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। हमको यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है भैया एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज हैं तो वहां से कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP का फॉर्मेशन होगा, तो बताओ सर 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। कितना ATP भैया, 38 ATP। लेकिन कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा सर 36 ATP या फिर 38 ATP, इस टाइप का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हो सकता है आपके ऑप्शन में 38 की जगह 36 दे दिया जाए या 36 की जगह 38 दे दिया जाए, या हो सकता है दोनों ऑप्शन एक साथ देगा, तभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब दोनों ऑप्शन एक साथ देगा तो आप 38 पे मार्क करते हुए आगे बढ़ जाओगे। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी और क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 20 आप लोग यहाँ पे टिक कर रहे होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो बड़ी आंत, मनुष्य की बड़ी आंत में, है ना, बड़ी आंत में कौन सी विटामिन का संश्लेषण होता है या फिर फॉर्मेशन हो रहा होता है, सिंथेसाइज हो रहा होता है। तो विटामिन ए की बात करते हैं तो भैया हम विटामिन ए बाहर से लेते हैं, अपने डाइट्स में लेते हैं। तो जितने भी कैरेट्स की बात कर लेते हैं सर, कैरेट की बात कर लेते हैं, ग्रीन वेजिटेबल की बात करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल की बात करते हैं, है ना। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं सर मिल्क की, है ना। तो इन सब से हमको क्या मिलता है सर, विटामिन ए मिलता है। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो वहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाते हैं। ये चीज़ भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा सर, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, ये डिफिशियंसी विटामिन ए की वजह से होती है, रतौंधी जिसको बोलने लगते हो आप लोग। ठीक है सर, विटामिन सी की बात करते हैं सर, ये भी हम बाहर से लेते हैं सर। जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी खट्टे फूड पार्टिकल्स होते हैं, उसमें हमको क्या मिल रहा होता है सर, अगर हमको
में मिलता है सर विटामिन सी। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो हमको क्या हो जाता है सर, स्कर्वी हो जाता है ना, क्या हो जाता है सर, स्कर्वी हो जाता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये विटामिन सी के बारे में, ठीक है। अगर विटामिन के की बात करते हैं तो इसको ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर, ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में कौन से विटामिन का फॉर्मेशन हो रहा होता है सर, विटामिन के का होता है, ठीक है। विटामिन डी की बात करते हैं तो हम इसको कहाँ से लेते हैं सर, इजी वे में हमको सनलाइट से इसको ले सकते हैं। कहाँ से लेते हैं सर, सनलाइट से लेते हैं, किसी डाइट से हम मेनली नहीं लेते हैं विटामिन डी को। आई होप यहाँ तक का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का जितने लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट होगा। एक चीज और बता दें सर कि जितने लोग अभी तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो सभी लोग सबसे पहले क्या करो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है, जहां से आपको इजी वे में अपडेट मिलते रहेगा कि भैया कब क्लास लाइव हो रही हैं, कब क्लासेस आपको लग रही हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिलता रहेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं सर। क्या इन मैमल्स कॉर्पस कॉरेशम इज द प्रेजेंट इन, मैमल्स में यानी कि स्तनधारी में जो कॉर्पस कॉलिशम होते हैं ये कहाँ किस में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन होंगे आपके पास पॉन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम या फिर सेरिब्रम। तो आप बताओगे सर यह कहाँ उपस्थित होते हैं सर, सेरिब्रम में उपस्थित होते हैं। कहाँ होता है भैया, सेरिब्रम में होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। एक तरह से बात कीजिए तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके सामने हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं सर्कुलेट हुए हैं, वही सारे क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रीनल कॉप्सल्स, यानी कि रीनल कॉप्सल्स का इसमें कौन सा ऐसा हिस्सा नहीं है, नहीं की बात कर रहे हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट पेंसिल लेके इसको क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, नॉट की बात की जा रही है। हमको इसमें नेगेटिव वाले क्वेश्चन को मार्क आउट करना है, ऑप्शन को मार्क आउट करना है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और आप दूसरों की कमी निकालने में सबसे आगे रहते हो। आई होप कि इस क्वेश्चन की भी कमी यहाँ पे आप निकाल लोगे कि इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो कि रीनल कॉप्सल्स में नहीं है, रीनल कॉप्सल्स का पार्ट्स नहीं है। तो आप लोग बता रहे होगे सर क्या, लूप्स ऑफ हेनले, जो लूप्स ऑफ हेनले होता है वो रीनल कॉप्सल्स का हिस्सा नहीं होता है, ये चीज आपको पता होगा। अच्छा, ग्लोमेरुलस की बात करते हैं तो यहीं पे क्या होता है सर, ब्लड की फिल्ट्रेशन की जाती है। ब्लड की फिल्ट्रेशन जो होता है वो कहाँ होता है सर, ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स में, सॉरी ग्लोमेरुलस में होता है ना। यहाँ पे 2 पार्ट्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, एक होता है सर एफरेंट वाला हिस्सा और एक होता है सर इफरेंट वाला हिस्सा। ये चीज़ हम लोग काफ़ी समय से डिस्कस कर चुके थे, अपने प्रीवियस जितने भी क्लासेस थे उसमें हम लोग इसको डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें सर क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो यहाँ पे सभी का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला होगा। अगर यहाँ तक आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ है तो अपने कॉपी में इसको मार्क करते चलेगा, सर मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं सर क्या अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास कि विच मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर द इंसुलिन फंक्शन, यानी कि इंसुलिन के फंक्शन के लिए, इंसुलिन की कार्य करने के लिए कौन से एसेंशियल मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे क्या, मैग्नीशियम होती है, जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है, ठीक है। किसकी उपस्थिति यहाँ पे हमको ज्यादा देखने को मिलती है, इंसुलिन के लिए। सर इंसुलिन क्या करता है सर, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम कर रहा होता है, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इंसुलिन का फॉर्मेशन या फिर करने सिक्रीशन कहाँ से होता है, तो ये कहाँ से होता है सर, बीटा सेल से होता है। बीटा सेल से कहाँ से सर, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ये क्या होता है सर, सिक्रीट हो रहा होता है। ये किसका हिस्सा होता है सर, ये पैनक्रियास का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है सर, पैनक्रियास का हिस्सा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल मिनरल्स काम कर रहा होता है वो जिंक का होता है। किसका होता है भैया, जिंक का होता है। अगर कैल्शियम की बात करते हैं तो ये कहाँ होता है सर, कैल्शियम बोन में उपस्थित होता है ना। मसल के कॉन्ट्रैक्शन में ये क्या कर रहा होता है सर, हेल्प कर रहा होता है। आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है हमारे बॉडी में तो एनीमिया हो जाता है। ये सभी बातें भी आपको पता होना चाहिए, अपने कॉपी में इसको नोट करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जितने लोग बी बता रहे हो, यहाँ पे सभी का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला होगा, 5 का बी। 6 की बात कर लेते हैं कि विच टिश्यू इन द प्लांट हेल्प इन द लैटरल कंडक्शन ऑफ द वाटर, यानी कि पौधों में कौन सा ऊतक जल के पार्श्वीय, है ना,
संवहन की सहायता करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर की बात करता है। आपको ऑलरेडी हम बताए थे सर, ये जो वाटर की कंडक्शन होता है वो किसके माध्यम से होता है सर, जाइलम के माध्यम से होता है। सर आप याद भी कराए थे सर, ज से जाइलम और ज से जल करके आप याद कराया था, हमको यहाँ पे याद है। लेकिन यहाँ पे अपना ऑप्शन को देखो, एग्जामिनर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया, ऑप्शन बनाया सर, यहाँ पे जाइलम का सभी पार्ट दे दिया आपके सामने, और फिर पूछा कि भैया बताओ जाइलम का कौन सा हिस्सा जो होता है वो लेटरल वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। तब बताओगे आप क्या, जाइलम रे। क्या बताओगे भैया, जाइलम रे का नाम दोगे। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। किसकी बात करो भैया, जाइलम रे की बात करो, है ना। आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसमें बिहाफ एक और क्वेश्चन पूछ लेता है इसी जस्ट सिमिलर कि आप बताओ सर, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, है ना, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट हमको किसे कहते हैं, तो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट हम कहते हैं सर टेरिडोफाइटा को, टेरिडोफाइट्स को कहते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, टेरिडोफाइट्स को, ठीक है। ये चीज सर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पूछ लिया जाए, देखो काफी रिलेटेड है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पूछा जाए तो ये हमको कहाँ देखने में मिलता है सर, इकाइनोडर्मेटा में, है ना, कहाँ देखने में मिलता है सर, इकाइनोडर्मेटा में देखने में मिलता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है सर, बता देते तो मजा आ जाता, स्टार फिश। क्या बताओगे सर, स्टार फिश, स्टार फिश में, ठीक है, जिसको एस्करियास स्टार फिश हम इसको कहते हैं। चलो बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास कि विच स्टेज ऑफ मियोसिस लीड टू द रिडक्शनल इन द क्रोमोसोम नंबर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मियोसिस की कौन से ऐसे चरण होते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाइएगा, मियोसिस के ऐसे कौन से चरण होते हैं जिसमें गुणसूत्र संख्या घटने लगती है, गुणसूत्र संख्या घटने लगती है। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए सर, ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, ये तो सबको पता होगा, बच्चों को पता होगा सर, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं। या फिर कुछ लोग खुश होकर क्या बताते हैं सर, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, है ना। ये बताते हो कि नहीं बताते हो सर। सर क्रोमोसोम कहाँ उपस्थित होता है सर, क्रोमोसोम कहाँ होता है सर, क्रोमोसोम की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ होता है सर, न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है सर, न्यूक्लियस में होता है, जो कि सेल का क्या है सर, हिस्सा है ना। ये चीज बात ठीक होगी सर। क्या आपसे पूछा जाएगा सर, रिडक्शनल, है ना, रिडक्शनल की बात की जा रही है, तो कौन सा ऐसा फेज होता है जहां पे क्रोमोसोम नंबर क्या होता है सर, रिड्यूस होने लगता है ना। तो वो कौन सा होता है, क्या एनाफेज होता है, एनाफेज 1 होता है, मेटाफेज सेकंड होता है, टीलोफेज सेकंड, या फिर प्रोफेज फर्स्ट। आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ सेल साइकिल का सीक्वेंस क्या होता है, सेल साइकिल का सीक्वेंस क्या होता है, तो बताना सर G1 होता है, फिर S होता है, फिर G2 होता है, फिर M होता है। ये आपका सीक्वेंस होता है, जिसमें से सबसे लॉन्गेस्ट फेज की बात करेंगे कौन होता है, और सबसे शॉर्टेस्ट फेज की बात करेंगे सर कौन होता है। लॉन्गेस्ट की बात करें सर G1 होता है, और सबसे शॉर्टेस्ट की बात करें तो M फेज होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे जो होता है सर, एनाफेज 1 में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है सर, घटने लगती है, गुणसूत्र की संख्या क्या होती है सर, घटने लगती है आपका एनाफेज 1 में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे एक्यूरेट हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग ए बता रहे हो यहाँ पे सभी का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला होगा। और ये कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 8 की बात कर लेते हैं कि विच इम्यूनो सेल आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं कि सर एपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताना सर, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहलाते हैं। अब ये कहाँ होता है, यानी कौन से प्रतिरक्षा कोशिका एंटीजन प्रस्तुत करने वाली कोशिकाएं होती हैं। क्या बी सेल होती हैं, टी सेल होती हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं, या फिर मास्ट सेल होती हैं। अब बताना सर ये क्या होती हैं सर, मैक्रोफेजेस होती हैं। क्या होती है सर, मैक्रोफेजेस होती हैं। अच्छा, टी सेल का मैच्योर कहाँ होता है, टी सेल कहाँ मैच्योर होता है, तो ये कहाँ होता है सर, बोन मैरो में। ध्यान दीजिएगा, बोन मैरो में ये क्या होता है सर, मैच्योर हो रहा होता है। ये बात भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। चलो थोड़ा सा ऊपर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं। ऑप्शन 9 और 10 हमने यहाँ पे देख लेते हैं कि विच इज द फर्स्ट स्टेबल कंपोनेंट्स ऑफ C4 साइकिल। यानी कि C4 साइकिल में C4 प्लांट्स कह लें, C4 प्लांट्स में C4 साइकिल होता है, तो C4 साइकिल में कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेबल कंपोनेंट्स कंपाउंड होते हैं, यानी कि C4 चक्र का पहला स्थायी यौगिक कौन सा होता है। क्या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है, या फिर पायरुविक एसिड होता है। याद करो अपना क्लास 11 का जो प्लांट फिजियोलॉजी वाला पोर्शन था, फोटो रेस्पिरेशन वाला पोर्शन था, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया सर C4 साइकिल के बारे में। यहाँ फर्स्ट स्टेबल प्रोटोकॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, यह होता है सर ऑक्जेलो एसिटिक
एसिटिक एसिड। क्या होते हैं सर? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसको OAA अगर लिखा रहता तभी भी आप इसको यही मानते ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि विच कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड हेल्प इन द क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का कौन सा ऐसा घटक थक्का जमाने के लिए सहायक होता है, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो आप बताओगे सर किसकी होती है? सर प्लेटलेट्स की होती है। काफी इंपॉर्टेंट है सर। किसकी होती है सर? प्लेटलेट्स की होती है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कौन सी विटामिन, अच्छा प्लेटलेट्स को और किस नाम से जानते हैं सर? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। थ्रोम्बो, THR, क्या बोलते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको? थ्रोम्बो, MBO, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। यहाँ पे कौन से विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? तो अभी हम लोग बात किए थे सर विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। ये चीज आपको पता था। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। आरबीसी की बात करते हैं, इसको क्या किस नाम से जानते हैं सर? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। WBC की बात करें तो ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इसकी जो लाइफ टाइम होती है 2 से 4 दिन की होती है, कहीं कहीं 2 से 7 दिन भी लिखा रहता है। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, 2 से यानी कि 1 सप्ताह मान के ओवरऑल कह सकते हैं। आरबीसी की बात करें तो 120 डेज की होती है। ये चीज भी आपको पता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ये जो पुरानी बातें जो हम आपको बता रहे हैं, इसका पीछे का जो मकसद क्या है ना, कि आपको सभी बातें रिमाइंड कराना है ना। आप जो पुरानी बातें थी उसको फिर एक बार रिकॉल करते हुए सभी बातों को हम यहाँ पे देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास कि विच हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, यानी कि कौन सा हार्मोन आंत की कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? क्या कैरोटीनिन होता है, पैराथ हार्मोन होता है, पैराथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, या फिर वैसोप्रेसिन? आपसे कई दफा क्वेश्चन पूछा है सर थायरॉक्सिन कहाँ सीक्रेट होता है? ये थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जो कि बटरफ्लाई शेप का होता है। किसका होता है सर? बटरफ्लाई शेप का होता है। ये चीज भी ध्यान रखिए, बटरफ्लाई शेप ये काफी फेमस है, पूछ लिया जाता है सर बटरफ्लाई शेप का कौन सा ग्लैंड होता है? थायराइड ग्लैंड होता है। थायरॉक्सिन का काम क्या होता है सर? ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम कर रहा होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा सर थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है सर कि हार्मोन इंक्रीज कर देता है सर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन करने के लिए, तो वो होता है सर पैराथ हार्मोन, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी आपका यहाँ पे क्या होगा सर? करेक्ट होगा। चलो 12 की बात कर लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें हमको देखने को मिलता है? तो वो होता है सर फर्न्स में। किसमें होता है सर? फर्न्स में होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। होमवर्क नंबर 1 नोट कीजिए आप लोग, सभी लोग होमवर्क नंबर 1 नोट कीजिए, और सभी लोग का कमेंट बॉक्स में होमवर्क नंबर 1, इसी तरह होमवर्क नंबर 1 करके आपका आंसर आना चाहिए कि सर फर्न्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, फर्न्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, है ना। ये चीज आप सभी लोग होमवर्क बताओगे, और इसी तरह लिख के आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि बाकी बच्चों को भी पता चले कि हम लोग यहाँ पे होमवर्क आप लोग सॉल्व करके आए हो, है ना। बात समझ में आया? तो जैसे क्लास खत्म होगी तो आप वहाँ पे अपना आंसर यहाँ पे पिन कीजिएगा सर होमवर्क नंबर 1 फर्न्स का, और यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या। सभी बच्चों का ये आंसर आना चाहिए। आई होप कि सभी बच्चों का आंसर यहाँ पे आएगा भी, आप लोग काम करके आओगे। ठीक है, 13 की बात कर लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। क्या फोटो रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा यहाँ पे गैस कौन सी गैस यहाँ से निकलती है? ये बच्चा बता देगा सर। प्लांट की बात करें तो प्लांट में कौन सा गैस निकल रहा होता है सर? CO2। कब बात करें सर? फोटो रेस्पिरेशन के दौरान। कब होता है सर? फोटो रेस्पिरेशन के दौरान। अब कुछ लोग होंगे सर बोलेगा सर ऑक्सीजन को टिक लगा देंगे, ऑक्सीजन को टिक लगा देंगे। आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फोटो रेस्पिरेशन पूछा गया है, तो आप बताओगे सर CO2। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 है अपने पास एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑन एंटीजन्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय, यानी कि एंटीजन पर उपस्थित एंटीजेनिक निर्धारित को कौन पहचानता है? क्या बी सेल रिसेप्टर पहचानते हैं, टी सेल रिसेप्टर पहचानते हैं, एंटीबॉडीज पहचानते हैं, या फिर आपके ऑल द अबव? तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ऑल द अबव क्या हो जाएगा? अपना यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो
एक आपको ट्रिक बताते हैं कि जब क्वेश्चन नहीं आता है तब ऑल द अबव पे टिक लगा सकते हो। अब ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन पे ऑल द अबव पे टिक लगाते चले, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वहाँ पे ऑप्शन गलत भी होते हैं, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑल द अबव दे देता है, ठीक है। तो 90% चांस होता है कि ऑल द अबव वाले ऑप्शन करेक्ट होंगे, लेकिन 10% होता है कि ऑल द अबव वाले ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देखें, काफ़ी बच्चे बता रहे हैं सर ऑल द अबव वाले। चलो 15 की बात कर लेते हैं कि द डक्ट ऑफ पेनक्रियाज ओपन इनटू। अब जो डक्ट, जो पेनक्रियाज का जो डक्ट होता है वो किस में आके ओपन होता है? अच्छा, पेनक्रियाज जो होता है वो मिक्स्ड ग्लैंड होता है, आपको बता ही थे हम, मिक्स्ड ग्लैंड होता है, यानी कि इसके पास क्या होता है, डक्ट भी होता है, डक्ट भी होता है, और यहाँ पे डक्टलेस भी होता है, डक्टलेस भी होता है, ये चीज़ भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो अगर डक्ट है तो कहाँ आके ओपन होगा? तो ओपन होता है ये ड्यूडेनम में। कहाँ ओपन होगा सर? ये ड्यूडेनम में ओपन होगा, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ड्यूडेनम। ऑप्शन नंबर कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, ड्यूडेनम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला होगा। चलो हम बात करते हैं सर 16 की। 16 है अपने पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग होने के लिए कौन सा ऐसा कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है ना? कौन इसको नियंत्रण कर रहा होता है? क्या गार्ड सेल कर रहे होते हैं, सब्सिडरी सेल्स कर रहे होते हैं, मेसोफिल सेल, या फिर एपिडर्मिस की बात की जाती है? जब भी हम स्टोमेटा की बात करते हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सर? गैसियस को एक्सचेंज करने के लिए, गैसियस को एक्सचेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है ना? गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा होता है, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो अगर हम स्टोमेटा की बात कर रहे हैं तो स्टोमेटा में यहाँ पे जो गार्ड सेल होते हैं ना, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं कि स्टोमेटा कब ओपन होगा और स्टोमेटा कब क्लोज होगा, है ना? ओपन कब होगा और क्लोज कब होगा, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा होता है सर? गार्ड सेल के माध्यम से इसको रेगुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल लैक माइटोकॉन्ड्रिया। देखो अब इसमें से कौन से ऐसे कोशिकांग होते हैं, जैसे सॉरी ऐसे कौन सी कोशिका होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं? नहीं की बात की जा रही है, हमको यहाँ पे नहीं होती है ना? तो क्या WBC में, क्या WBC में, या फिर न्यूरॉन में, या फिर इरिथ्रोसाइट्स में, या फिर हिपैटोसाइट्स में, ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो यहाँ से क्या होता है सर? ATP का फॉर्मेशन होता है, ATP का प्रोडक्शन होता है, ATP का सिंथेसाइज होता है, ATP का सिंथेसाइज होता है, ठीक है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है सर? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसी को क्या कहते हैं सर? एनर्जी करेंसी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? एनर्जी करेंसी के नाम देते हैं, ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो आप बताओ सर इरिथ्रोसाइट्स। ये वही इरिथ्रोसाइट्स हैं जिसको हम क्या बोलते थे सर? RBC का नाम देते थे, ठीक है। यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है। न्यूरॉन की बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं सर? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किसका? न्यूरॉन है ना, तो नर्वस सिस्टम का, ठीक है। नेफ्रॉन होता तो किडनी हो जाता, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं 18 पे कि विच लेयर ऑफ द आईज कंटेन द रॉड्स एंड द कॉन। इनकी आंख की ऐसा कौन सा परत होते हैं जहाँ पे रॉड्स और कॉन को समाहित करती हैं? तो वो होते हैं सर कौन सा? रेटिना वाले हिस्सा। कौन होता है सर? रेटिना वाला हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे 18 का सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। 19 की बात कर लेते हैं कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेशन। मिल्क को, दूध को निष्क्रेशन करने के लिए कौन से हार्मोन की जिम्मेदारी होती है? यहाँ पे मिल्क की ही नहीं, डिलीवरी ऑफ बेबी के लिए आपको यहाँ से पूछा जाएगा सर, डिलीवरी ऑफ बेबी के लिए, है ना? एट द टाइम ऑफ बर्थ में भी ये किसका होता है? बेबी, है ना? तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन किसका होता है सर? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब किसी फीमेल में नॉर्मल डिलीवरी होता है तो वहाँ पे ऑक्सीटिन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको यूथेरस को वहाँ पे स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे इसकी हम बात करते हैं ऑक्सीथिन की, ठीक है। तो कई दफ़ा ऑक्सीथिन का इंजेक्शन भी पेशेंट को लगाया जाता है जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या होगा सर? करेक्ट होगा। 20 की बात करते हैं सर।
एफएसएच को हम क्या बोलते हैं सर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम देते हैं, ये हम लोग कई दफा देखे ही थे। 20 की बात करते हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग द जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा अनुवांशिक विकार है, अनुवांशिक डिसऑर्डर यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो होता है सर क्या, डायबिटीज की तो हम बात करते हैं, हाइपरटेंशन नहीं। डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे सर, डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं, जहां पे क्रोमोसोम नंबर 21 क्या होता है सर, क्रोमोसोम 21 जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एबनॉर्मल होता है या फिर डिफेक्ट होता है, ठीक है, ये चीज। अच्छा, एड्स की फुल फॉर्म बात करते हैं सर, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, है ना, डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे वायरस जो होता है वो होता है सर HIV, है ना, HIV। इसकी टेस्ट किससे की जाती है सर, एलिसा से, एलिसा के माध्यम से इसकी टेस्ट की जाती है। 1 दिसंबर, है ना, यहाँ पे नोट कीजिएगा सर, 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं सर, एड्स डे मनाते हैं। ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए, कई दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाए सर, करेक्ट हो जाएगा। चलो 21 पे आ जाते हैं हम लोग। 21 है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH आर प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने NADH अणु उत्पन्न होते हैं। तो बताओगे सर यहाँ पे दो NADPH के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लूप्स ऑफ हेनले, लूप्स ऑफ हेनले का फंक्शन क्या होता है, तो आप बताना सर क्या, प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, नहीं भैया, सिक्रीशन ऑफ यूरिन, ये भी नहीं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, नहीं, यहाँ पे होता है सर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट को रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो किसके माध्यम से होता है, वो लूप्स ऑफ हेनले के माध्यम से होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ जाते हैं 23 पे। 23 अपने पास, विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द माइटोसिस, माइटोसिस का सबसे लंबा फेज कौन सा होता है, ये आपको बताना है। देखो कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था क्या, कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस जो है तो सबसे छोटा फेज होता है ना सेल साइकिल का, लेकिन इसमें भी सबसे लंबा फेज कौन सा हो जाएगा, वो जाता है सर प्रोफेज का। किसका जाएगा सर, प्रोफेज का जाएगा। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं सर 24 का, कि विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन द एंजाइम टू पेनिट्रेट द ओवम, यानी कि इस शुक्राणु का कौन सा ऐसा भाग होता है जिसमें भाग डिंब में, यानी कि ओवा में, एग में प्रवेश करने के लिए एंजाइम रखता है, तो वो होता है सर एक्रोसोम वाला हिस्सा। कौन होता है सर, एक्रोसोम वाला हिस्सा होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ये एक्रोसोम कहाँ होता है सर, हेड के ऊपर वाले हिस्से में होता है। मिडिल पीस में क्या होता है सर, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जहाँ से क्या होता है सर, ATP का फॉर्मेशन होता है, जिससे एनर्जी मिलता है, और टेल क्या करता है, स्विम करने लगता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 है, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी इज। अब देखो अनुवांशिकता का सबकी मूलभूत इकाई क्या होती है, तो आप बताओ ना सर, ये क्या होता है सर, जीन होता है। क्या होता है भैया, जीन होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे DNA केवल दिया रहता तभी भी हम यहाँ पे कह सकते थे, लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर क्या होगा सर, जीन का होगा। ठीक, आगे देखते हैं सर 26 पे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक होता है। देखो अजैविक घटक में क्या हो जाएंगे सर, एबायोटिक में वाटर आते हैं, सॉइल आते हैं, एयर आते हैं, ठीक है, फिर बताओ ना सर टेम्परेचर आते हैं, ठीक, ये सब जितने भी होते हैं, सॉइल हो गए, रॉक्स आते हैं, ये सब क्या आते हैं सर, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि अजैविक घटक होते हैं। अब देखो इसमें से कौन कौन से अजैविक घटक वाले हैं सर, बैक्टीरिया हैं सर, ये बायोटिक वाले होंगे। कैसे होंगे सर, बायोटिक वाले होंगे। फंजाई हैं, ये भी बायोटिक वाले होंगे, ठीक है। एल्गी हैं, ये भी लिविंग है, यानी कि बायोटिक वाले होंगे। सॉइल जो होते हैं वो एबायोटिक वाले होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाए सर, करेक्ट हो जाएगा। 27 की बात कर लेते हैं, कि विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन हेयर। अपने बालों में, आपके बालों में कौन से प्रोटीन की उपस्थिति होती है, किस प्रोटीन की उपस्थिति होती है सर, वो होता है सर कैरेटीन। कौन सा होता है सर, कैरेटीन होता है। लोगों के बाल झड़ने लगते हैं, नाखून की बात करते हैं सर, यहाँ पे बाल ही नहीं, साथ ही साथ नेल्स की, है ना, यहाँ पे नोट कीजिएगा सर, नेल्स में भी कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं सर, क्या, कैरेटीन उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं सर 28 और 29 पे। 28 29 क्या है कि द 28 है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। अब देखो जो बाइनोमियल नामकरण है ये किसके द्वारा दिया गया था, क्या लीनियस के थ्रू, क्या डार्विन के थ्रू, एरिस्टोटल के थ्रू या फिर मेंडल के थ्रू। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है और ये हर दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे नाम ही कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या लीनियस को लगाएं या फिर डार्विन को लगाएं, है ना। तो आप डार्विन को हम यहाँ पे नहीं बात करेंगे, डार्विन इवोल्यूशन में आते हैं। किस में आते हैं भैया, इवोल्यूशन में आते हैं। मेंडल किसके हैं सर, आपका जेनेटिक्स की बात करेंगे तो आप तब आ जाते हैं सर मेंडल, है ना ये चीज़। अच्छा फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो एरिस्टोटल यूज हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ बात करेंगे सर किसकी, लीनियस साहब की। चलो 29 देख लेते हैं। साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज इन सेल। सेल में प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ होता है, तो आप बताना सर कहाँ होता है। सर ये होता है राइबोसोम में। कहाँ होता है सर, राइबोसोम में क्या होता है सर, प्रोटीन की सिंथेसाइज की जाती है। अच्छा लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं सर, सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है सर, पैकेजिंग का काम होता है, पैकेजिंग का काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है सर, एटीपी फॉर्मेशन करने का काम होता है। ये सभी बातें आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सर ये कितने टाइप के होते हैं सर, दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कि आपके कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया बताओ कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कब बनता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कब बनता है। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, है ना, इसके सरफेस पे क्या उपस्थित हो जाएगा, सरफेस पे प्रेजेंट हो जाए किसकी, प्रेजेंट हो जाए राइबोसोम, है ना, राइबोसोम अगर उपस्थित हो जाता है तो ये क्या होता है सर, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। लेकिन स्मूथ में क्या होता है, यहाँ पे राइबोसोम क्या होता है सर, एब्सेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है सर, राइबोसोम एब्सेंट हो जाता है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर 30 क्या है। 30 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा मानव के उपस्थित अंग हैं, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका यूज नहीं होता है अभी। क्या लीवर में हमारे बॉडी में यूज होता है भैया, भर भर के लीवर का यूज होता है, पेनक्रियाज का भी यूज होता है, स्प्लीन का यूज होता है, लेकिन अपेंडिक्स का कहीं यूज नहीं होता है, जो कि आज के दौर में अपना क्या है सर, वेस्टिजियल ऑर्गन है। अच्छा स्प्लीन के बारे में कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखें, इसको क्या बोलते हैं सर, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम देते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का नाम देते हैं। इसी को और क्या बोलते हैं सर, इमरजेंसी बैंक बोलते हैं, इमरजेंसी बैंक का नाम देते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेनक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते थे, इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, ये सब हम बात कर चुके थे। लीवर की बात कर लें सर, ये क्या होता है सर, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लेकिन वहीं से आपसे पूछा जाए सर लार्जेस्ट ऑर्गन, क्या पूछा जाए आपसे, पूछा जाए सर लार्जेस्ट, नोट कीजिएगा इसको, लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ लिया जाए तब बताना सर कौन सा, स्किन। क्या बताओगे सर, स्किन बताओगे। और स्किन एक तरह क्या होता है सर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, जहां से क्या निकल रहा होता है सर, स्वीट का सिक्रीशन हो रहा होता है। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अच्छा लीवर में क्या होता है सर, बीजी ग्लैंड की बात करें, बीजी ग्लैंड किसे कहते हैं, आपको लीवर को कहते हैं, ठीक है। ये सभी बातें आपको कई दफ़ा बता चुके हैं। आई होप कि यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एट लास्ट फिर एक बार आपको याद दिला दें कि अभी तक आपका कोई तैयारी नहीं है या फिर टेस्ट सीरीज लेना है तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप एम्स पैरामेडिकल का ये होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 20+ मॉडल पेपर देखने को मिलेगा, हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, साथ ही साथ आपका नर्स जो अलग है, ठीक है। फिर 5 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिसमें से एक मॉक टेस्ट आपका सबके लिए फ्री होने वाला है इस बैच में। इस बैच को कैसे लेंगे, तो टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे नर्सिंग गुरुकुल के आइकन पे जाएंगे और वहाँ पे आपको ये बैच का ऑप्शन मिल जाएगा। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जिससे आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें सर, कौन सी क्लासेस आपको यहाँ पे अपलोड हुई हैं, ठीक है, चैनल पे कौन से यहाँ पे आपको नया अपडेट देखने को मिल रहा है,
और जितने बच्चे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ जितने लोग अभी तक क्लास में बने थे सभी लोग अपने अपने क्लास में अटेंडेंस लगा देंगे अपना एक एक लाइक करके, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और एट लास्ट आप लोग बताइए कि आउट ऑफ 30 मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ठीक है, आउट ऑफ 30 मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। आपसे उम्मीद लगाते हैं कि सर क्या 25 प्लस आपके क्वेश्चन करेक्ट चल रहे होंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सभी लोग अपना अपना होमवर्क कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर होमवर्क नंबर 1 लिख के कि सर कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। ये सभी लोग अपना होमवर्क बताएंगे, आपको डेली एक एक होमवर्क मिलते रहेगा जिससे आपको का बढ़िया रहेगा। देखते हैं सबसे पहला किसका होमवर्क आता है, और जो भी आंसर देगा आगे होमवर्क नंबर 1 लिख के ही देगा। फिर बता दें होमवर्क नंबर 1 लिख के ही अपना आंसर पिन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और साथ ही साथ अपना बताइएगा सर मैं कितने ऑप्शन करेक्ट हुए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी पर मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।